स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में पढ़ें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब अगर वो बीमारी पापा को है तो संतान में चली जाएगी, मम्मी को है तब भी संतान में चली जाएगी। वो कौन सी बीमारी है? उस बीमारी को हम नाम देते हैं हीमोफीलिया। कौन सी बीमारी? हीमोफीलिया। ये एक ऐसी बीमारी है भैया जो लिंग गुणसूत्र से अपने लोगों ने पढ़ा है ना कि गुणसूत्र जो जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, कायिक गुणसूत्र और सेक्स गुणसूत्र। तो कायिक गुणसूत्र जो होते हैं वो शरीर बनाने के जिम्मेदार होते हैं और सेक्स गुणसूत्र मतलब 23वां जोड़ा वो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है गुणसूत्र 23वां जोड़ा, जो महिलाओं में XX टाइप का पाया जाता है और पुरुषों में XY टाइप का पाया जाता है, उस XY और XX उस लिंग गुणसूत्र से आने वाली संतान में अपने आप ये बीमारी पहुंच जाती है। कौन सी बीमारी है? हीमोफीलिया। मम्मी पापा केवल अपनी संपत्ति, अपना धन जायदाद ही बच्चों को ट्रांसफर नहीं करते, कभी कभी अपनी बीमारी भी ट्रांसफर कर देते हैं, कोई बीमारी भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो बीमारी मम्मी पापा अपने आने वाले संतान को अपने आप ट्रांसफर कर देते हैं, जन्मजात बच्चा उस रोग का रोगी रहेगा। उन्हीं रोगों में से एक रोग है हीमोफीलिया। ये जो है लिंग संलग्न रोग है। कैसा रोग है? लिंग संलग्न रोग। ये लिंग संलग्न रोग भैया कौन से रोग होते हैं? लिंग संलग्न रोग वो रोग होते हैं जो लिंग गुणसूत्र से अपने आप कहां ट्रांसफर हो जाते हैं? आने वाली पीढ़ी में। ध्यान रखें, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र अपने लोगों ने पढ़े, 23 में 22 क्या होते हैं? शरीर निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और 23वां जोड़ा पुरुषों में कैसा होता है? XY टाइप का। और फीमेल में कैसा होता है? मतलब महिलाओं में XX टाइप का। ये जो XY है, जो XX है, इस पर इस रोग के लक्षण पाए जाते हैं और आने वाली पीढ़ी को अपने आप ये मिल जाता है। तो हीमोफीलिया कैसा रोग है? हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया कैसे पहुंचता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? लिंग गुणसूत्र के द्वारा फैलता है। और हीमोफीलिया है क्या? ये हीमोफीलिया कौन सी बीमारी है? तो हीमोफीलिया का मतलब होता है भैया खून का थक्का ना बनना। ध्यान रखिएगा, अपने लोगों को कहीं चोट लग गई, कोई धारदार चीज अपने लोगों की त्वचा पर लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो अपने लोगों का खून बहने लगता है। थोड़ा मोड़ा घाव हुआ रहता है तो अपने लोगों का खून 4-5 मिनट में अपने आप बहना बंद हो जाता है। हमारे लोगों को बचपन में जब थोड़ा मोड़ा चोट लगती थी तो उस पर हम लोग बालू रगड़ लेते थे, मिट्टी रगड़ लेते थे, कागज चिपका देते थे, 4-5 मिनट में खून बहना बंद हो जाता था। लेकिन छोटा भी घाव हो और खून बहना बंद ही ना हो, रक्त स्राव जारी रखे, तो ये भैया बीमारी कहलाती है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? जिसमें छोटी सी भी चोट में, थोड़े भी घाव में रक्त का थक्का नहीं बनता, खून बहना जारी रहता है। इतना खून बह जाता है कि जिसको चोट लगी होती है वो मर भी सकता है। रक्त स्राव बंद ही नहीं होगा और 4-5 लीटर खून होता है, सब बह गया तो मर नहीं जाएगा आदमी। तो हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? हीमोफीलिया वो बीमारी है जिसमें रोगी के खून का थक्का नहीं बनता। मतलब जहां से घाव हो गया खून बहता ही रहेगा। और खून बहना कब बंद हो जाता है? जब घाव वाले स्थान पर खून का थक्का बन जाता है। तो थक्का बन जाने से खून का बहना बंद हो जाता है। थक्का नहीं बनेगा
तो फिर कहलाएगी बीमारी हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया कैसी बीमारी है? हीमोफीलिया भैया एक ऐसी बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लिंग गुणसूत्र द्वारा अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। यह एक लिंग सहलग्न रोग है। लिंग सहलग्न रोग, जो लिंग से साथ साथ लगा हुआ रोग हो, लिंग सहलग्न रोग। हीमोफीलिया लिंग सहलग्न रोग है। सेक्स क्रोमोसोम से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाता है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। छोटी भी चोट पर, थोड़े से भी घाव पर खून का बहना बंद नहीं होता, पूरा का पूरा रक्तस्राव हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि रोगी मर जाता है, खून बह जाएगा तो कहानी खत्म। तो ये रहा भैया हीमोफीलिया का परिचय कि हीमोफीलिया कौन सी बीमारी है। अब ये हीमोफीलिया बीमारी सबसे पहले किसने खोजी, जरा ये भी ध्यान रख लें। 1803 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन कॉनराड ओटो। क्या नाम था? जॉन कॉनराड ओटो, याद रखिएगा, कॉनराड ओटो। ये एक ऐसे डॉक्टर साहब थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले 1803 में हीमोफीलिया बीमारी की खोज की और इन्होंने इस बीमारी का एक और नाम रखा, ब्लीडर्स। देखो, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया को कौन सा रोग कहते हैं? ब्लीडर्स रोग। और किसने नाम रखा? कॉनराड ओटो। कॉनराड ओटो ने ही हीमोफीलिया की खोज की। ध्यान रखेंगे, हीमोफीलिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक कॉनराड ओटो, ब्लीडर्स रोग नाम रखने वाले वैज्ञानिक कॉनराड ओटो, हीमोफीलिया का दूसरा नाम ब्लीडर्स रोग। कंफर्म हो गए? अच्छा भैया, इसका एक नाम और भी है, कई नाम है इसके। इसका एक नाम है शाही रोग, रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज, ये रॉयल डिजीज भैया कौन सी बीमारी है? रॉयल डिजीज भैया वो बीमारी है कि ये बीमारी सबसे पहले देखी गई, मतलब हीमोफीलिया, इंग्लैंड के राजसी खानदान में, शाही खानदान में। इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया शाही रोग। किसमें सबसे पहले देखी गई? और दूसरे राजवंशों में भी ये फैल गई ये बीमारी। ब्रिटेन के राजघराने से होकर के ये बीमारी सबसे पहले देखी गई महारानी विक्टोरिया में। नाम सुना है? विक्टोरिया महारानी एक ऐसी महारानी थी इंग्लैंड की जिनके समय में इंग्लैंड का सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता था। पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था उस समय इंग्लैंड ने। किसके राज्यकाल में? महारानी विक्टोरिया के राज्यकाल में। तो महारानी विक्टोरिया में जीनी उत्परिवर्तन के कारण, महारानी विक्टोरिया में, चूंकि अगर क्रोमोसोम का मामला है तो क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है, डीएनए जीन का बना होता है। तो जीन अगर इधर उधर हुआ, डिसबैलेंस हुआ, जैसे मोबाइल का सिम इधर उधर हुआ तो मोबाइल का सेटलमेंट बिगड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर अपने लोगों के जीन में इधर उधर हुआ तो अपने लोगों का पूरा ढांचा बिगड़ जाता है। तो जीनी उत्परिवर्तन के कारण, जीन में इधर उधर होने के कारण महारानी विक्टोरिया को कौन सी बीमारी हो गई? हीमोफीलिया। तो इस बीमारी को शाही बीमारी भी बोलते हैं, रॉयल डिजीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये महारानी विक्टोरिया में पाया गया और महारानी विक्टोरिया से उनके बेटे को हुआ। ध्यान रखेंगे, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है भैया कि जो पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करती है, महिलाओं को कम प्रभावित करती है। अभी अपने लोग देख लेंगे कि कैसे ये पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करती है, महिलाओं को कम प्रभावित करती है। ये बीमारी महारानी विक्टोरिया से इनके बेटे में पहुंची और बेटे का एक्सीडेंट हुआ, बेटा मर गया। लियोपोल्ड, पूरा राजघराना ही खत्म हो गया इस बीमारी से, जिसको शाही बीमारी बोलते हैं, रॉयल डिजीज बोलते हैं, हीमोफीलिया, ब्लीडर्स, कई नाम हैं। इससे महारानी विक्टोरिया के सुपुत्र लियोपोल्ड की मृत्यु हो गई केवल 30 साल की उम्र में। कितनी खतरनाक बीमारी है ये। और ये बीमारी
महारानी विक्टोरिया से उनकी पुत्रियों में गई, और पुत्रियों में जब ये बीमारी गई तो पुत्रियों का विवाह जिन जिन राजघरानों में हुआ वहां भी ये बीमारी फैल गई, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, लिंग संलग्न रोग है। तो जहां जहां उन लड़कियों की शादी हुई महारानी विक्टोरिया की जिन राजघरानों में, वहां भी ये बीमारी फैल गई। ये शाही बीमारी, ये राजसी बीमारी, ये रॉयल डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज, या फिर जिसको हम बोल रहे हैं हीमोफीलिया। तो बताइए इसको रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, शाही रोग क्यों कहते हैं हीमोफीलिया को? क्योंकि ये बीमारी सबसे पहले देखी गई महारानी विक्टोरिया के राजघराने में, महारानी विक्टोरिया में देखी गई, महारानी विक्टोरिया से उनकी संतान में गई, उनकी संतान से दुनिया के अन्य देश के राजाओं में भी फैल गई, जहां जहां उन राजकुमारियों की शादी हुई वहां फैल गई। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हीमोफीलिया के प्रति, क्योंकि जानलेवा बीमारी है और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, मम्मी पापा इसको डोनेट कर देते हैं अपनी संतान को, तो हीमोफीलिया बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ध्यान रखिएगा, एक तारीख 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हीमोफीलिया दिवस। क्यों मनाया जाता है? ताकि इस जानलेवा बीमारी के प्रति लोग जागरूक हो सकें। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, याद रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न किसी भी कंपटीशन में आ सकता है। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल क्यों मनाया जाता है? लोगों को हीमोफीलिया के प्रति जागरूक करने के लिए पर ईयर 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कंफर्म हो गए? अब ध्यान रखें कि मैंने आपको बताया कि हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कहीं चोट घाव लग जाए तो खून थक्का नहीं बनता, बहता रहता है, खून की नदी बह जाती है, समझो, वो बंद ही नहीं होती तब तक जब तक रोगी मर नहीं जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि कैसे ये बीमारी हो जाती है। हीमोफीलिया की जरा प्रकार देख लें अपने लोग कि हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखें भैया, जब अपने लोगों को कहीं चोट लगती है ना, कहीं घाव लगा, तो अपने शरीर के, अपने खून के 13 लोग उस खून को जमाने के लिए दौड़ते हैं। 13 असिस्टेंट हैं। अपने लोगों को कहीं ब्लेड लग गया, चाकू लग गई, कुछ लग गया, चोट लग गई, त्वचा छिल गई, तो कितने लोग दौड़ते हैं शरीर, अपने लोगों के शरीर के खून में कितने लोग हैं जो खून को जमाने के लिए दौड़ते हैं? 13 फैक्टर हैं। 13 जने दौड़ा थी, खून बंद हो जाए बाहर, 13 लोग। तो वो 13 लोग, उन 13 लोगों को विज्ञान की भाषा में हम बोलते हैं कारक या फैक्टर। कितने कारक जिम्मेदार हैं खून को थक्का बनाने के लिए? 13। कितने फैक्टर जिम्मेदार हैं खून को थक्का बनाने के लिए? 13। कितने कारक जिम्मेदार हैं खून को थक्का बनाने के लिए? 13। ध्यान रखें, ये 13 जो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे कितने कारक जाएंगे? 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12 और 13। ये 13 फैक्टर ऐसे होते हैं जो खून को थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 13 लोग दौड़ते हैं कि खून बहने न पाए। सोचिए, प्रकृति का ताना बाना कितना अच्छा है। हमारे शरीर को 13 फैक्टर दिए हैं प्रकृति ने खून जमाने के लिए। लेकिन इन्हीं 13 फैक्टर में से भैया अगर 8वां फैक्टर गायब हो गया या 8वां फैक्टर कम हो गया तो एक बीमारी हो जाएगी हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया ए। ध्यान से सुनिएगा, अगर 8वां फैक्टर खत्म हो गया खून का जो थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है, 8वां फैक्टर अगर डैमेज हो गया, गायब हो गया, तो कौन सी हीमोफीलिया हो जाएगी? हीमोफीलिया ए। यह सबसे कॉमन हीमोफीलिया है, यह सबसे ज्यादा लोगों में पाई जाती है। हीमोफीलिया ए किसकी कमी से होगा? फैक्टर नंबर 8। और ध्यान रखें, अच्छा इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? क्लासिकल हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया। तो क्लासिकल हीमोफीलिया बोलिए और चाहे क्या बोलिए, हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए क्यों होगा? जब फैक्टर नंबर 8 या तो डैमेज हो जाएगा या तो खत्म हो जाएगा। फैक्टर नंबर 8 गया, हीमोफीलिया ए या क्लासिकल हीमोफीलिया। और ध्यान रखें, अगर फैक्टर नंबर 9 गायब हो गया या फैक्टर नंबर 9 का जीन इधर उधर हो गया तो फिर ये कहलाता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी, ध्यान रखिएगा। हीमोफीलिया ए फैक्टर नंबर 8, हीमोफीलिया बी फैक्टर नंबर 9। अगर फैक्टर नंबर 9 गायब हो गया या डैमेज हो गया तो कौन सा हीमोफीलिया होगा? हीमोफीलिया बी। और ध्यान रखिएगा इसका एक नाम क्रिसमस हीमोफीलिया भी है, क्रिसमस हीमोफीलिया। ये क्रिसमस हीमोफीलिया क्या है? और अच्छा ध्यान रखिएगा, इस 9वें फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। इस 9वें फैक्टर को ब्लड के जो 13 फैक्टर हैं जो खून जमाने के लिए जिम्मेदार है घाव लगने पर, उसमें से जो 9वां फैक्टर है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं क्रिसमस फैक्टर। और क्रिसमस फैक्टर अगर गड़बड़ हो गया तो कौन सी हीमोफीलिया हो गई? क्रिसमस हीमोफीलिया। और इसी को बोलते हैं हीमोफीलिया बी। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्रिसमस क्यों रख दिया गया? इसका नाम भैया क्रिसमस इसलिए रख दिया गया क्योंकि ये स्टीफन क्रिसमस नाम के एक 5 साल के बच्चे में सबसे पहले देखा गया था। फिर से सुने, क्रिसमस इसका नाम क्यों रख दिया गया? क्योंकि ये 5 साल के एक छोटे बच्चे जिसका नाम था स्टीफन क्रिसमस, उसमें सबसे पहले देखा गया कि फैक्टर नंबर 9 डैमेज हुआ। ये थोड़ा दुर्लभ हीमोफीलिया है। ये कैसे हीमोफीलिया है? थोड़ा दुर्लभ हीमोफीलिया है। और एक हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी आप समझ गए ना? ए कब होगा? जब 8वां फैक्टर इधर उधर होगा। और बी कब होगा? जब 9वां फैक्टर इधर उधर होगा। और एक हीमोफीलिया होती है हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी, हीमोफीलिया सी। ये हीमोफीलिया सी कब हो जाएगा? जब 11वां फैक्टर डैमेज हो जाएगा। 11वें फैक्टर के डैमेज होने पर कौन सा हीमोफीलिया हो जाएगा? हीमोफीलिया सी। ये सबसे दुर्लभ हीमोफीलिया है, ये बहुत कम होता है। और इसका एक नाम और भी है, रोसेंथल डिजीज। हीमोफीलिया सी को ही क्या बोलते हैं? रोसेंथल डिजीज। फिर से, हीमोफीलिया सी का दूसरा नाम रोसेंथल डिजीज। रोसेंथल डिजीज ये सबसे दुर्लभ है, ये बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? ए, फैक्टर नंबर 8 गड़बड़ हो गया, फिर बी फैक्टर नंबर 9, फिर सी फैक्टर नंबर 11। 13 फैक्टर जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है, उसमें से अगर 8वां फैक्टर डैमेज हो गया तो हीमोफीलिया ए, 9वां फैक्टर डैमेज हो गया हीमोफीलिया बी या क्रिसमस हीमोफीलिया। और अगर फैक्टर नंबर 8 गायब हुआ तो हीमोफीलिया ए या क्लासिकल हीमोफीलिया। अगर फैक्टर नंबर 11 इधर उधर हुआ तो रोसेंथल डिजीज या हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा होता है, हीमोफीलिया सी सबसे दुर्लभ है। इतनी बात समझ गए? अब आप लोग देखें कि इसके लक्षण क्या है, कैसे जानोगे कि आपको हीमोफीलिया है। तो आप कैसे जानोगे कि आपको हीमोफीलिया है? इसके लिए क्या करोगे कि सर ने बताया है कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा, खून चोट लग जाएगी तो बहता रहेगा। तो इसको जानने के लिए कहीं चोट लगा लोगे, ब्लेड से काटोगे अपने शरीर को और देखोगे कि जमता है कि नहीं जमता है। भैया ऐसा नहीं करना है। खून का थक्का तो नहीं जमेगा, कहीं घाव लग जाएगा, चोट लग जाएगी, धार लग जाएगी, धारदार चीज लग जाएगी, खून का थक्का नहीं जमेगा, ये तो आप जान लोगे। और अगर आपको पहले से जानना है कि जो है हमको हीमोफीलिया है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा कहीं कहीं शरीर में
शरीर में कहीं कहीं क्या हो जाता है, नीला निशान। अगर नीला निशान दिखाई पड़े शरीर में चकत्ते की तरह, तो समझ लीजिए कि हीमोफीलिया का लक्षण है। नीला निशान दिखाई पड़े, आपके नाक से खून आने लगे अपने आप, तो समझ लेना कि हीमोफीलिया का लक्षण है। नाक से अपने आप खून बहने लगे, मल के पेशाब के रास्ते से खून आने लगे, पेशाब से खून, अगर पेशाब से खून आने लगा हीमोफीलिया हो सकता है। नाक से खून बहने लगा हीमोफीलिया हो सकता है। और आपके शरीर पर कहीं कहीं नीला हो गया तो समझिए हीमोफीलिया हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। और जोड़ों पर, जैसे ये जोड़ का स्थान है, ये जोड़ का स्थान है, जहां जहां पर जोड़ है वहां से जोड़ खिंचाव पड़ने पर जोड़ पर रक्त स्राव। अगर जोड़ वाले स्थान पर देखिए, जहां जहां जोड़ हो रहा है, ये देखो जहां जहां हड्डियों का जोड़ है, आपने जोड़ को कसा और खून बहने लगा, तो समझ लीजिए कौन सी बीमारी हो सकती है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया कैसे जानोगे? काट करके ही नहीं जानना, कटेगा तो पता चल ही जाएगा, खून बहना बंद नहीं होगा तो। और ये आखिरी में डाले, रक्त स्राव ना रुकना, तो रक्त बहना ना रुके हीमोफीलिया, नाक से खून आने लगे हीमोफीलिया, शरीर पर नीले नीले धब्बे पड़ने लगे हीमोफीलिया, पेशाब में खून आने लगे हीमोफीलिया, जोड़ों पर रक्तस्राव होने लगे हीमोफीलिया, ये लक्षण है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हीमोफीलिया जो लिंग संलग्न रोग है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, मम्मी पापा इसको हम लोगों को दे देंगे, ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है, और ये भी देख ले हीमोफीलिया की वंशागति, कैसे हीमोफीलिया, ये भी आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है कि हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होगी। तो ध्यान रखें, अपने लोगों ने पढ़ा है कि जो है, अब क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि X, मम्मी का XX और पापा का XY, यही लिंग गुणसूत्र है, और यही लिंग संलग्न रोग इसी के साथ जाएंगे, या तो XX पे जाएंगे और या फिर XY पर जाएंगे, पापा के XY पर और मम्मी के XX पर। तो जरा देखें, मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है। अब मेल के पास कैसे गुणसूत्र होते हैं? विषम XY, अपने लोगों ने पहले ही पढ़ा है, और फीमेल के पास सम होते हैं या XX टाइप के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मेल के X पर हीमोफीलिया का जीन है तो फिर मेल हीमोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि इससे कौन सा गुणसूत्र ज्यादा प्रभावित होता है? X गुणसूत्र। ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया बीमारी में कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है? X गुणसूत्र। Y से कोई लेना देना नहीं है, Y गुणसूत्र से कोई लेना देना नहीं है। किस गुणसूत्र को ज्यादा ये प्रभावी होता है? X गुणसूत्र पर। तो देखिए, अगर पापा सामान्य है, अब X पर तो कुछ है नहीं, और मम्मी को मान लीजिए एक X पर हीमोफिलिक है, मम्मी का एक X हीमोफिलिक है, तो मम्मी हीमोफिलिक नहीं होगी, तो मम्मी क्या होगी? वाहक होगी। ध्यान रखिएगा, फीमेल में मतलब स्त्री में अगर दोनों X पर ये हीमोफीलिया का जीन है, तभी मादा मतलब मम्मी या स्त्री हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होंगी। दोनों पर है तो, और अगर एक पर है तो केवल वाहक ले जाएंगी, अपने को प्रभावित नहीं करेंगी, दूसरे को करेंगी, आने वाली संतान को करेंगी, खुद एकदम सेफ रहेंगी। तो देखिए, अगर मम्मी है वाहक, एक ही X पर हीमोफिलिक है और दूसरा X साफ बचा हुआ है, तो जरा ध्यान रखें कि इसको क्या करोगे, अलग अलग कर लो इसको थोड़ा सा, या ऐसे मिला दो। देखिए, ये X अगर इस X से मिला तो कैसा
कैसा तैयार होगा आने वाला गुणसूत्र, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, आधा ये हो जाएगा आधा ये हो जाएगा। ये मैंने बताया ही है कि जनन कोशिकाओं में कैसा विभाजन होता है, आधा आधा अर्धसूत्री। तो एक्स एक्स, तो बताइए एक्स और मम्मी से मिला एक्स। अब ये तो संतान कैसी होगी, मेल की फीमेल, एक्स एक्स पहले बताया गया है, फीमेल कैसी होगी, फीमेल। और इसके फीमेल के एक एक्स पर क्या है, फीमेल के एक एक्स पर हीमोफीलिया का लक्षण है, तो ये हो जाएगी वाहक। बीमारी से ग्रसित क्यों नहीं होगी, जब तक दोनों एक्स प्रभावी नहीं होंगे। और ध्यान रखें, अगर ये वाला एक्स मिला इस वाले एक्स से, तो बताइए कैसा गुणसूत्र तैयार होगा, एक्स एक्स। इस एक्स एक्स पर किसी के पास हीमोफिलिक है, एच नहीं है, मतलब संतान तो होगी फीमेल, एक्स एक्स मतलब फीमेल, लेकिन ये सामान्य होगी क्योंकि इसमें कहीं हीमोफिलिक का लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ध्यान रखें, अब इस y को लें, अगर ये y इस x से मिला तो क्या होगा, एक्स एच वाई। अब संतान कैसी होगी, संतान तो होगी मेल, मतलब संतान होगी पुत्र, और एक्स पर है। और मैंने आपको बताया कि अगर पुरुष में एक्स पर भी हीमोफिलिक का क्रोमोसोम चला गया, जीन चला गया, तो ये बीमारी क्या हो जाएगी, पुरुषों में हो जाएगी। तो ये जो मेल होगा, जो लड़का होगा, ये हीमोफिलिक होगा, हीमोफिलिक मतलब इसके खून में अगर चोट लग गई तो इसका खून बहना बंद नहीं होगा, ये हीमोफीलिया वाला होगा। और एक ध्यान रखें, ये वाई अगर इस एक्स से मिला तो बन गया एक्स वाई। होने वाली संतान क्या होगी, होने वाली संतान होगी मेल, मतलब पुत्र, लेकिन सामान्य होगी। कैसी संतान होगी, सामान्य, क्योंकि एक्स पर कुछ नहीं है, वाई पर भी कुछ नहीं, वाई पर यह होता ही नहीं है, वाई से कोई लेना देना ही नहीं है हीमोफीलिया में, सीधा मामला है एक्स पर। तो बताइए इसको अगर 100% मान लें तो ये 25% हो गया, तो 25% पुत्रियां कैसी होंगी, वाहक। 25% पुरुष कैसे होंगे, हीमोफिलिक, और 25% स्त्रियां कैसी होंगी, सामान्य। और लड़कियां 25% सामान्य होंगी, और 25% लड़के कैसे होंगे, सामान्य। ये रहा हीमोफीलिया की वंशागति, ये रही हीमोफीलिया की वंशागति। एक और ध्यान रखें, एक और थोड़ा सा हम लोग छोटा सा देख ले। अब देखें, अगर पुरुष एक्स वाई ये हीमोफिलिक है मेल, और मादा फीमेल एक्स एच और एक्स एच ये भी हीमोफिलिक है, ऐसी शादी हो गई कि पुरुष भी हीमोफिलिक और एक्स एक्स दोनों पर अगर है, महिला भी हीमोफिलिक, या केवल वाहक महिला देख ले, छोड़ो, एक एक्स पर एच है, मतलब ये वाहक है। वाहक महिला की शादी हीमोफिलिक पुरुष से हो गई, हीमोफिलिक इस पुरुष से हो गई। अब देखें संतान में क्या क्या झंझट आ सकता है। ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मिलेगा तो देखिए एक्स एच और एक्स एच। अब संतान तो होगी फीमेल, संतान होगी फीमेल, लेकिन बताइए संतान कैसी होगी, दोनों एक्स पर चला गया ना, तो ये लड़की होगी हीमोफिलिक होगी, क्योंकि दोनों एक्स पर ये चला गया। और ध्यान दें आप, अगर ये एक्स मिला इस वाले एक्स से तो क्या होगा, एक्स एच और एक्स नॉर्मल। तो अब एक एक्स पर है, इसका मतलब ये संतान एक्स एक्स हुआ तो संतान तो हुई फीमेल, संतान तो लड़की होगी, लेकिन एक ही एक्स पर है, इसलिए ये हीमोफिलिक नहीं होगी, वाहक होगी। अगले पीढ़ी में ले जाएगी, वाहक का मतलब ले जाने वाली, लेकिन खुद प्रभावी नहीं होगी। अब जरा वाई का हिसाब किताब देखें, वाई से मिलाएं ये एक्स, तो देखिए एक्स एच और वाई। अब ये संतान तो होगी कैसी,
संतान तो होगी मेल, लड़का होगा, XY है तो लड़का, लेकिन X इसका प्रभावित है, यह संतान कैसी होगी? हीमोफिलिक होगी, क्योंकि X पर आ गया तो ये पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करती है। X पर आया हो गया और इसके एक X पर रहेगा, केवल वाहक बनेगी, वो बीमारी दिखाई नहीं पड़ेगी। और ध्यान रखें, अगर ये Y मिला इस वाले X से तो XY बना, तो ये बताइए XY बना तो संतान क्या होगी? मेल। लेकिन ये मेल संतान के साथ साथ क्या होगी? सामान्य, क्योंकि इस पर किसी में भी प्रभावित जीन नहीं है। तो देखिए, अगर इसको 100% मान ले तो 25% लड़कियां हीमोफिलिक, 25% पुरुष हीमोफिलिक, 25% लड़कियां वाहक और 25% लड़के सामान्य। भैया 25 चौका 100 ना, 4 स्थिति बन रही है, तो 25 चौका 100, 100 में 25 लड़कियां कैसी होंगी? हीमोफिलिक, क्योंकि दोनों X प्रभावित हैं। 25% लड़कियां वाहक बनेगी, क्योंकि 25% लड़के हीमोफिलिक बनेंगे, क्योंकि X पर है। 25% लड़कियां वाहक बनेंगी, क्योंकि केवल X पर है, और 25% लड़के सामान्य होंगे। तो ये रहा हीमोफीलिया का क्या? हीमोफीलिया का कैसे, हीमोफीलिया की कैसे वंशागति होगी। ऐसे ऐसे आप अपने आप कई परिस्थितियां अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। पिता हीमोफिलिक है, माता सामान्य है, तो क्रॉस करके अपने आप कर लीजिएगा। पिता सामान्य है, माता हीमोफिलिक है, तो क्या होगा? पिता सामान्य है, माता वाहक है, तो क्या होगा? माता पिता दोनों अगर हीमोफिलिक है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति आप अपनी कॉपी पर बना सकते हो। अब आप ये देख लीजिए थोड़ा सा कि अगर हीमोफीलिया किसी को हो गया तो इसका क्या इलाज है। इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ये अपने आप मम्मी पापा से अपने लोगों को मिल जाता है, तो ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन आधुनिक खोजों से कुछ दवा है जो हीमोफीलिया रोग को कम करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। कुछ इंजेक्शन है, इंजेक्शन से भी आप इंजेक्शन दे करके भी खून का थक्का जमाने में मदद मिलती है। कुछ ऐसी इंजेक्शन आ चुके हैं। और एक सबसे जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो आई है जीन थेरेपी। सबसे जो प्रभावशाली, बहुत महंगा इलाज है इसका, बहुत महंगा इलाज है जीन थेरेपी, क्योंकि मामला तो जीन का है। तो इस जीन थेरेपी में भैया क्या किया जाता है? जीन थेरेपी में जो हीमोफिलिक व्यक्ति होता है उसके ऊपर एक सक्रिय जो हीमोफीलिया रोग को रोकने वाला जीन है, मतलब जो रक्त को थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार जीन है, उसको चढ़ाया जाता है, जीन चढ़ाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। महंगा इलाज है लेकिन प्रभावशाली इलाज है, ये पूरी तरह से काम कर देता है। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी ये है कि रोगी व्यक्ति को एक एक्टिव जीन चढ़ाया जाता है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसी को जीन थेरेपी कहते हैं। जीन रिप्लेसमेंट वह जीन जो जिम्मेदार है उसको हटा करके दूसरे जीन को चढ़ा दिया जाता है। तो रोगी जो है, जो हीमोफीलिया का रोगी व्यक्ति है, वो उसके खून बहने पर थक्का बन जाता है। तो ये कुछ इलाज रहे। तो मुझे लगता है हीमोफीलिया बीमारी के बारे में आप पूरी तरह से जान गए होंगे। ऐसे ही कुछ अन्य जानकारियों के साथ आगे भी मिलेंगे।